क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 2 तलाश से 3 टॉपिक आपको पढ़ाया है। आज बेटा मैं आपको चौथा टॉपिक भारत माता समझाने जा रही हूँ। जैसा कि बेटा मैंने पहले ही कहा था कि ये चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको इसका एक एक भाग ही समझाऊंगी। तो क्लास 8 आज बेटा आपको समझना है भारत माता। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। लेखक कह रहे हैं बेटा कि जब मैं सभा में जाता और श्रोताओं से, श्रोता मतलब बेटा जो सुनते हैं, जो उनकी बातों को सुनते हैं, श्रोताओं से मैं अपने इस देश के बारे में बात करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, भारत जो भरत के नाम पर आधारित है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। कह रहे लेखक कि मैंने शहरों में ऐसा कम किया, क्यों? क्योंकि शहर के जो श्रोता थे, एक तो वे आधुनिक थे और साथ ही वे एक दमदार भाषण की भी अपेक्षा करते थे, इसलिए मैंने ग्रामीण क्षेत्र को ही चुना। पर सीमित नजरिए वाले, अब आइए बेटा पेज नंबर 11 पर सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। कह रहे हैं कि मैंने किसानों से, जो सीमित नजरिए वाले हैं किसान, मैंने उनसे इस महान देश के बारे में बताया जिसकी मुक्ति के लिए, जिसकी आज़ादी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर एक हिस्सा, कैसे भारत का हर एक हिस्सा अलग है फिर भी वह भारत है, हर हिस्सा भिन्न है फिर भी वह भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी, उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप होगा। कह रहे लेखक कि मैंने उन्हें दक्षिण से, उत्तर से लेके दक्षिण और पूरब से लेके पश्चिम तक के किसानों की जो समस्याएं थी उनकी जानकारी दी, उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं है, भारत सबके लिए, भारत के हर हिस्से से एक सा होगा, भारत का हर हिस्सा एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर और पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे। मैंने बताया कि कैसे हर जगह किसानों ने मुझसे एक ही सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी, क्योंकि हर किसान की, प्रत्येक किसान की जो है समस्या एक जैसी थी, गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। किसानों की समस्याएं क्या थी बेटा? किसानों की समस्याएं थी गरीबी, कर्ज, फिर निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान, कर, पुलिस के अत्याचार, और उसके बाद भी क्या था बेटा? विदेशी शासन, मतलब विदेशी हुकूमत। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे, थोड़ा सा
बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचे जिसके हम एक हिस्से हैं। कहते हैं लेखक कि क्या नाम है, कहते हैं कि जो किसान हैं उनके पास जो समस्याएं थीं, जैसे कि गरीबी, कर, जमींदार, महाजन, भारी लगान, पुलिस के अत्याचार और उसके बाद भी क्या था, विदेशी शासन। लेकिन कोशिश क्या करनी है कि वे भारत के बारे में सोचे, भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचे जिसके हम एक हिस्से हैं। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। यह काम, लेखक कह रहे हैं बेटा कि ये काम बहुत आसान नहीं था, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, गाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। बेटा, जो हमारे महाकाव्य हैं या जो हमारी प्राचीन साहित्य हैं, पूरा गाथाएं हैं, उन्होंने हमें भारत से परिचित कराया है। इन लोगों में बेटा हमेशा ऐसे भी लोग थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों पर जो स्थित धार्मिक स्थल थी, चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। कहने का मतलब बेटा लेखक का ये है कि जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो मैं वहाँ पर हिंदुस्तान और भारत की चर्चा मैं करता। फिर उन्होंने कहा कि मैंने किसानों को मैंने इस महान देश के बारे में बताया जिसकी मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर लेखक ने कहा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सभी किसानों की एक समस्या थी। गरीबी, कर, जमींदार, महाजन, भारी लगान, सबकी एक जैसी ही समस्या थी। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे। कहते हैं लेखक कि ये काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे महाकाव्य, हमारे साहित्य, हमारी पूरा गाथाएं, हमारी दंत कथाएं, इन्होंने हमें भारत से परिचित कराया है। भारत क्या है, इन्होंने हमें बताया है। और जो है उसमें से कुछ तो ऐसे थे बेटा जिन्होंने भारत के चारों कोने की धार्मिक स्थलों की यात्रा भी की थी। तो बेटा हमें हमारे भारत को जानने के लिए बहुत सहयोग मिला है हमारे साहित्य से। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों से स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें, और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं जब किसी सभा में पहुंचता तो मेरे स्वागत में वहां पर एक स्वर गूंज उठता, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि जो तुम ये जय कर रहे हो, इस पुकार से उनका क्या आशय। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक भी लगता और मेरा प्रश्न उन्हें आश्चर्यचकित भी करता। उनकी ठीक समझ में नहीं आता कि वो मुझे क्या जवाब दें। वे क्या करते, वे एक दूसरे को देखते, फिर मेरी ओर देखते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी।
मेरा सवाल उन्हें मनोरंजक लगता। उनको ठीक समझ में नहीं आता कि मेरे इस सवाल का वह क्या जवाब दें। फिर भी आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से नाता है, मिट्टी से संबंध, जवाब में वह कहता कहता भारत माता हमारी धरती, कहता कि भारत माता हमारी धरती है और भारत की मिट्टी प्यारी है। भारत की जो मिट्टी है प्यारी है और धरती माता, भारत माता हमारी धरती। मैं फिर सवाल करता, ये कौन सी मिट्टी? उसने कहा, जाट ने, कि भारत माता हमारी धरती है और भारत की प्यारी मिट्टी। फिर मैं सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की या जिले और राज्य? अब आइए बेटा पेज नंबर 12 पर। राज्य के तमाम टुकड़ों की या फिर पूरे भारत की मिट्टी? मैंने उससे प्रश्न किया कि तुम किस मिट्टी की बात कर रहे हो। प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते। जब तक बेटा वे कोशिश करते रहते, लेखक उनसे प्रश्न करते रहते। आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है। भारत वह सब कुछ है जो उन्होंने सोच रखा है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है। उसके अलावा भी भारत बहुत कुछ है। जैसे भारत में क्या है? भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए भोजन मुहैया कराते। लेखक ने कहा कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है। इसके अलावा क्या है? भारत के पहाड़ हैं, भारत की नदियाँ, जंगल, वे खेत जो हमें भोजन प्रदान करते हैं और सब हमें प्रिय है। सब हमें, भारत का हर कोना प्रिय है, सब हमें प्रिय है। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। लेखक ने भारत का हर एक एक कोना मुझे प्रिय है, लेकिन उससे भी जो ज़्यादा अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, मेरे जैसे और साथ में जो श्रोता हैं उनके जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं, वे सब लोग, वे सारी जनता जो इस धरती पे बेटा चारों ओर फैले हैं, तो सबसे अधिक किसका महत्व है? भारत की जनता का। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। कहते हैं कि भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं, मतलब लाखों लोग, मतलब कि भारत की जनता, यही भारत माता है। और उसकी जय का, भारत माता की जय का अर्थ है जनता की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो। मैंने कहा श्रोताओं से कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। मैंने श्रोताओं से कहा कि अगर जय है तो वास्तविकता में किसकी है? जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि भारत माता के हिस्से हो, मतलब हम सारे, जो हम जैसे, तुम्हारे जैसे, क्या कहा? तमाम लोग भारत के हिस्से हैं, एक तरह से खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे बेटा ये विचार उनके दिमाग में बैठता तो ऐसा लगता कि जैसे उन्होंने मानो कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो। अब अगला टॉपिक है बेटा भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह रूप पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। उसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिम इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है,
कहते हैं लेखक कि भारत की विविधता अद्भुत है। मतलब भारत की विभिन्नता क्या है? भारत की विविधता, भारत की विभिन्नता क्या है? अद्भुत है, अनोखी है, प्रकट है। और जो भारत में विविधता है वह प्रकट है, वह दिखाई देता है कि भारत कैसा है? बहुत भिन्न है, विविधता है, तो वो दिखाई भी देता है। वह सतह पर दिखाई पड़ती और उसे कोई भी देख सकता है। भारत की विविधता को कोई भी देख सकता है। इसका संबंध शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों से भी है, विशेषताओं से भी है। क्योंकि बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिम इलाके के पठान हो और सुदूर दक्षिण के तमिलवासी में बहुत कम समानता है। कह रहे लेखक कि उत्तर पश्चिम इलाके के पठान और तमिल के वासी में बहुत कम समानता है, बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, उनकी नस्लें अलग अलग है, भिन्न है। हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। भाई उनकी शारीरिक जो है उत्तर पश्चिम इलाके के पठान और तमिलवासी बहुत कम समानता है। उनकी जो नस्लें हैं वह भिन्न हैं। हालांकि भीतर से कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शारीरिक गठन में, खाने और पहनावे में, भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लेखक ने यहाँ दो लोगों का जिक्र किया है, उत्तर पश्चिम इलाके के पठान और तमिलवासी, जिनमें बेटा बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भी अलग हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शारीरिक गठन में, खाने में, पहनावे में, भाषा में एक दूसरे से अलग हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार देशों की याद दिलाते हैं। फिर यहाँ पर लेखक ने कहा, जैसे उन्होंने पठान और तमिल वासियों के बारे में बताया कि बहुत कम समानता है, उनकी नस्लें अलग हैं, चेहरे और शारीरिक गठन में, खाने में, पहनावे में, भाषा में एक दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ ये बताया। फिर लेखक ने कहा कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की जो गमक है तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। तो भारत की विविधता और एकता, भारत में विभिन्नता है फिर भी एकता है। तो क्लास 8 आज बेटा आपको ये पूरा पढ़ना है कि क्या है भारत की विविधता और एकता। और फिर भारत माता का टॉपिक तो आपको पूरा पढ़ना भी है और समझना भी है। और ये जो टॉपिक है भारत की विविधता और एकता, ये आप पूरा पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है भारत की विविधता और एकता।